इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी, लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस? जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। प्रोफेसर आशिक हुसैन खान, रोशनी टीवी की तरफ से हमारे आज प्रोग्राम के मेहमान हैं प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब, जो हमारे जनूबी पंजाब के बहुत ही दानिश्वर और पॉपुलर आदमी हैं। आज इनसे हम मुल्क की सूरत हाल पर, जिसमें मुआशी मसाइल भी होंगे, सियासी मसाइल भी होंगे, और जिन क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे। जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब। शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है या जो पाकिस्तान का इक़्तिसादी बहरान है, इसकी एक लंबी तारीख़ है। पाकिस्तान के बनने के साथ ही बदकिस्मती से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन शुरू हुई, उस टेंशन की वजह से पाकिस्तान के दिफाई अखराजात में उसकी इक़्तिसादी क़ुव्वत की निस्बत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। अब उस इजाफे की वजह से पाकिस्तान इस कोशिश में हमेशा रहा कि वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज हासिल करे, ताकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसके बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, उसको मैच करने के लिए। तो ये दिक्कत पाकिस्तान के साथ रही है, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में जो समाजी तरक्की है, पाकिस्तान की जो तालीमी तरक्की है, पाकिस्तान जो इक़्तिसादी तरक्की है, वो प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे तौर पे नहीं आ सकी। ये एक मसला हमारा एक पहलू ये है इसका। और दूसरा पहलू इसका ये है कि एक नज़रियाती पहलू इसका बन गया, चूँकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन हुई, उसने मज़हब की शक्ल अख्तियार कर ली। चूँकि मज़हब की बुनियाद पर इंडिया और पाकिस्तान तकसीम हुआ, तो फिर एक मजहबी इशू बन गया, जिसके नतीजे के तौर पे मजहबी रहनुमाओं ने उसमें सियासत करनी शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दूर रस पाकिस्तान के ऊपर असरात मुरतब हुए, और आज आगे बढ़ते बढ़ते आज हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं कि पाकिस्तान जितनी हमारी इनकम जो कलेक्शन होती है सालाना 4,000 या 4,500 अरब रुपये, वो हमारे दिफा और जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, उनको दोनों को मिलाएं भी तो उसके बाद हमारे पाकिस्तान में हमारे पास कुछ नहीं बचता कि हम तालीम पे कैसे ख़र्च करें, हम सेहत के पे कैसे ख़र्च करें, हम बाकी तरक्याती एजेंडा अपना कैसे। ये एक क्राइसिस है जिसमें पाकिस्तान शुरू से आ रहा है। अच्छा मीरानी साहब, हमें आज़ाद हुए कुछ 74 साल हो गए हैं, क्या कोई ऐसा पीरियड नहीं आया कि जिसमें हमने संजीदगी से इस पे सोचा हो कि इसे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, या एक्सपेंसेस कैसे रिड्यूस किया जाए, या हम अपने पैदावारी ज़राए जो है वो कैसे बढ़ाएं? आखिर इसकी क्या वजूहत है? हमारे पास इतना ज़रख़ेज़ ज़मीन है और दीगर मादनियात हैं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ हम क्यों तरफ नहीं आए? जैसे एक स्टील मिल जो है वजूद में आई थी, एक बोन थी हमारे लिए, उसे हमने कोलैप्स कर दिया। कई ऐसे इदारे जैसे PIA है, वो एक ज़िवाल पजीर है, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। आखिर क्या वजूहत हैं कि ये सारी चीज़ें हमसे छिन गई, ये सारी ख़त्म हो गई? तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम बेहतर हो जाएंगे? अगर हम हिस्टोरिकली देखें, 1980 तक पाकिस्तान अपने रीजन में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भारत से भी आगे था, चीन से भी आगे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 40 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के, इसमें पाकिस्तान ने बहुत नुकसान किया है। बांग्लादेश के अलहदा होने के बाद जो यहाँ सियासी तौर पे माहौल ख़राब हुआ, फ़ौज की लंबी पावर में आ गए, फिर उसमें अफ़गानिस्तान का इशू आ गया। आप देखें 40 साल से अफ़गानिस्तान का इशू हमारे रीजन में, हम उसमें फंसे हुए हैं। बेशक उस हवाले से हमें काफ़ी वसाइल मुयस्सर रहे, लेकिन 40 साल की जंग रही। लेकिन मीरानी साहब देखें, जो हम कहते हैं ना 40 साल में हम आसूदा रहे, वसाइल रहे, वो तो एक नाजायज़ किस्म के वसाइल थे, कोई हमारे पैदावारी तो नहीं थे। नहीं, अगर उसमें हमारी प्रायोरिटी ने बहुत बुरा रोल अदा किया। मसलन आप देखें, जब यूरोप तकसीम हुआ वर्ल्ड वार के बाद, इसी तरह जर्मनी के ऊपर सरमायाकारी हुई, जापान तबाह हो गया था, उसे फंड्स मिले।
उन्होंने उन फंड्स को इस्तेमाल किया अपने लोगों के ऊपर, लोगों की तालीम के ऊपर, लोगों की सेहत के ऊपर, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, इल्म को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी बदनसीबी ये है कि जब हमें बहुत ज़्यादा सरमाया मिल रहा था, जब अफ़गानिस्तान की जंग में हम लोग साथ दे रहे थे अमेरिका का सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, हमने उस सरमाए को अपने समाजी तामीर के ऊपर ख़र्च नहीं किया, हमने तालीम के ऊपर, बल्कि हमने तालीम को पीछे किया, साइंस को पीछे किया, टेक्नोलॉजी को। ज़िया साहब के ज़माने में बहुत उन्होंने मजहबियत को, अपने आप को पावर में ज़्यादा देर तक रखने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को खेलने की कोशिश की। नहीं मेरम साहब, इससे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग थे उनमें इतना विज़डम ही नहीं था, या उनकी अप्रोच जो है लाइफ लास्टिंग नहीं थी कि मुल्क का फ्यूचर जो है किस तरह समझ सकता है। उनके ज़ाती मफादात थे, या एक लिंगर आन करना अपने टेंडोर को या इक़्तिदार को। तो क्या आखिर पाकिस्तान बनने के साथ ही ये जो जिस तरफ आपने तवज्जो फरमाई है ना, हमारे यहाँ पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। पहले पॉलिटिशियंस के और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान शुरू हुई लड़ाई, जिसके नतीजे में चूँकि जिन्ना साहब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जल्दी फौत हो गए, उसके बाद जो पावर स्ट्रगल शुरू हुई उसके नतीजे में अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले गुलाम मोहम्मद बने गवर्नर जनरल, फिर सिकंदर मिर्ज़ा तक बात चली गई। अच्छा, वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान अगर बने तो उन्हें बहुत जल्द उसके ऊपर हमला हुआ और वो भी शहीद कर दिए गए। नतीजतन एक सिविल ब्यूरोक्रेसी, पहले ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के दरमियान एक पावर स्ट्रगल शुरू हुई। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने ये किया कि फ़ौज को अपना इत्तेहादी बना लिया। जब सिकंदर मिर्ज़ा साहब बने गवर्नर जनरल तो उसने अयूब खान को अपने साथ इत्तेहाद में लिया, पॉलिटिशियंस को साइड लाइन पर करने के लिए। अब इस पावर स्ट्रगल जो जिसकी इब्तिदा शुरू में ही हो गई थी, उसका नतीजा ये निकला कि हमने मुल्क के दूररस जो मुल्की मफादात थे, जो अवाम के जो दूररस मफादात थे, या मुल्क की जो तामीर और तरक्की का जो एजेंडा था वो बहुत पीछे रह गया शुरू से ही। अगर कुछ तरक्की हुई भी सही तो टेम्पोरेरीली हुई, फिर सियासी बहरान, जैसे अयूब खान के ज़माने में बाहर से काफ़ी पाकिस्तान को सीटों सेंटरों में चूँकि पाकिस्तान था तो काफ़ी इमदाद मिली, वो खर्च भी हुई, कुछ तरक्की भी हुई, पर्टिकुलरली मगरबी पाकिस्तान में। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें सॉरी कि ये जो हमारे पास पैसा आया जब अफ़गानिस्तान पे नेटो फोर्सेस थी, जिस शक्ल में भी आया, इमदाद की शक्ल में आया, उसका कोई अकाउंट था, उसकी कोई असेसमेंट थी, या वो कैसे, यानी जो दिया गया किस शक्ल में दिया गया? जो सरमाया आ रहा था, दो तीन उसके हिस्से थे। एक तो वो आ रहा था जो वार हम लड़ रहे थे, जो सपोर्ट हम दे रहे थे, उसकी कंपनसेशन के तौर पे आ रहा था, जो वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चला जाता था। फिर कोalition सपोर्ट फंड एक था, जो हमारे बजट का जो डेफिसिट है, चूँकि हमारा इनकम और ख़र्च में फ़र्क है, तो वो पैसे हमें मिलते थे ताकि आप हम बजट को बैलेंस रखें। तीसरा पोर्शन वो देते थे NGOs के थ्रू, कि जो समाजी तौर पे जो तरक्की है, लोगों का शऊर बुलंद करना है, तालीम की बात करनी है, उस शोबे के ऊपर, या गुर्बत को कम करने के लिए जो अगर कोई आप प्रोग्राम चलाते हैं तो उसके लिए पैसे मिलते थे। तो लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ चूँकि हमारे यहाँ कौमी, जैसे कौम परस्ती कहते हैं, वो नहीं है। कौमी मफाद को कैसे आगे बढ़ाना है, कलेक्टिव मफाद को, उसके बारे में हमारी क्लैरिटी नहीं है कि कौमी मफाद क्या है, उसके अनासिर क्या हैं। जैसे अब अभी आपने देखा होगा सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी आई, अब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी के लिए लोगों की तरक्की बड़ी ज़रूरी है, तालीमी तौर पे आगे होना ज़रूरी है, अदरवाइज सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। एक मुल्क है जो इक्तिसादी तौर पे तरक्की नहीं कर रहा, इल्मी तौर पे तरक्की नहीं कर रहा, उसकी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी होंगी तो वो क्या लड़ेंगी जिनके पास पैसा नहीं है। मसलन जब अगर आप मिसाल देखें, दो मिसालें आपके पास वाजे हैं रिसेंट टाइम की, कि USSR जो सोवियत यूनियन जो था, वो उसके पास कोई फ़ौज की कमी तो नहीं थी जब वो तबाह हुआ, उनके पास एटम बम भी बहुत थे, फ़ौज भी बहुत थी, लेकिन हुआ ये कि इक्तिसादी तौर पे मुल्क बैठा तो वो सारे का सारा बिखर गया। इसी तरह आप बरतानिया को देखें,
बरतानिया जब 1945 की वार से पहले बरतानिया के इतना बड़ा मुल्क था कि सूरज गरूब ही नहीं होता था किंगडम में। लेकिन हुआ ये है कि उस वार के नतीजे में अखराजात इतने बढ़े कि उनके पास फंड्स की कमी हुई। अमेरिका से उन्होंने लोन लिया, सपोर्ट ली। अमेरिका ने उनके सामने यही शराइत रखी कि जनाब ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो ही वार ख़त्म होगी आपको तमाम जो कॉलोनीज़ आपकी हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी, सारे ममालिक को आज़ाद करना पड़ेगा। यानी आप ये जहन में बात रखें कि अमेरिका के बारे में हमारे यहाँ सेंटीमेंट बहुत मनफी है, लेकिन आप ये भी देखें कि दुनिया में सारे जो ममालिक के आज़ाद हुए हैं ये वो उस शर्त के नतीजे में हुए हैं जो बरतानिया के साथ अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि जनाब आप सारे मुल्कों को आज़ाद करेंगे और मुमलिकतें बनेंगी। इसी तरह जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, आपने देखा दर्जनों ममालिक उस कोलैप्स की वजह से नए मुल्क बन गए। तो इक्तिसादी बहरान एक बुनियादी बहरान है, और पाकिस्तान के तो फिर दो बहरान हैं एक साथ, एक इक्तिसादी है, दूसरा इल्मी भी है। क्योंकि हम इल्मी तौर पे अगर आप देखें पिछले 40 साल में वियतनाम जैसा मुल्क इक्तिसादी तौर पे कहीं से कहीं चला गया है। आपसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, बांग्लादेश आज मगरबी पाकिस्तान, हालांकि उसकी आबादी हमारे से ज़्यादा थी जब हम अलहदा हुए, हमारी कम थी। आज उनकी आबादी हमारे से 6-7 करोड़ कम है। उन्होंने कंट्रोल किया। हम चले गए ज़्यादा मजहबी रहनुमाओं के रास्ते के ऊपर, उन्होंने इस मसले को हल करने में रुकावटें डाली, तो ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ा हुआ। दूसरा ये है कि हमने अपनी तालीम को मॉडर्न किया ही नहीं। अब आप देखें, आपका ताल्लुक भी एजुकेशन से है, मेरा भी। तालीमी इदारों में लेबॉर्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ख़त्म। लाइब्रेरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ हमारी जो हैं ये नाम की यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर वहाँ देखें आप जाके, उनके पास तो अपने मुलाजमीन को पूरी तरह तनख्वाहें देने के पैसे ही नहीं हैं, उनको लेबॉर्ट्रियाँ चलाने के लिए या रिसर्च के लिए उनके पास कोई फंड नहीं है, और ये मुसलसल ये मुसीबत आ रही है। नतीजतन आप देखें वियतनाम जैसा मुल्क, सिंगापुर जैसा मुल्क, इंडोनेशिया जैसा मुल्क, मलेशिया जैसा मुल्क, वो कहीं से कहीं चले गए। हमने चूँकि उसमें सरमायाकारी नहीं किया, अपने लोगों को पढ़ाया नहीं, उनको हुनरमंद नहीं किया, उनको अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं की, उसके नतीजे के तौर पे ये हुआ है कि हमारी आबादी बहुत बढ़ गई, हम तालीमी तौर पे पीछे रह गए। हम अगर हमारी ज़राअत भी है तो आप देखें हम आज फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप मंगवा रहे हैं, घी आप मंगवा रहे हैं, दालें आप मंगवा रहे हैं, हर चीज़ आप मंगवा रहे हैं। क्यों? हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ज़राअत का बेस है, इतनी दरिया हैं, उसकी नहरें हैं। वजह यह है चूँकि हम इल्मी तौर पे पीछे रह गए, उसका नतीजा ये निकला कि हमारी ज़राअत पसमानदा है। अगर हमारे यहाँ गंदम की पैदावार मैक्सिमम 40-45 मन निकलती है, फी एकड़ पैदावार है, अगर ऑस्ट्रेलिया में और रशिया में वो 70 से ऊपर होती है। तो क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो इल्म यूज़ कर रहे हैं, वो मॉडर्न तरीके से इरिगेशन का जो उन्होंने निज़ाम है अपना मॉडर्नाइज कर लिया है। वो एनर्जी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, महंगा तेल हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास सोलर कितना ज़्यादा है। कभी किसी ने कोई यहाँ चल रहा है गवर्नमेंट का प्लान कि आप अपने सारे ट्यूबवेल्स को सोलर पे कर दें? कोई ऐसा प्लान नहीं है। अब आप वापडा को जितने भी पैसे देते जाएं, ये ज़ाय कर देती है, कलेक्शन होती नहीं, और आप एक ऐसे महकमे को पैसा देते जा रहे हैं और नुकसान करते जा रहे हैं, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, कि वो इसलिए पैसे हर साल ये 300-400 अरब रुपए ज़ाय कर देता है। अगर आपने इसमें से 100 अरब सालाना खर्च किए होते सोलर करने के लिए, तो आपकी ज़राअत का मेजर पोर्शन जो है वो सोलर हो गया होता। मसलन आपके देहात है, फ़र्ज़ करें, ये खंबे बिछाने और तारें बिछाने से बेहतर है कि आप देहातों को सोलर सिस्टम पे ले जाएं। तो हमने इल्म को यूज़, आपकी जो बीज हैं, आप ऐसे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी ऐसी है कि पैदावार कम होती है। आप पेस्टिसाइड ऐसी इस्तेमाल करते हैं, आपका चूँकि आपके यहाँ करप्शन फैली हुई है, उसमें मिलावट होती है। अच्छा, जब खाद का टाइम आता है देने का, उस वक्त आपके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, और जनाब वो लोगों को खाद नहीं मिलती, उनको बीज सही नहीं मिलता, उनका पानी का निज़ाम जो है वो सही नहीं है। तो हमने
उस शोबे में सरमायाकारी करनी पड़ती है। मसला आप हैं, मैं हूं, अगर मैं अपने बच्चों के ऊपर सरमायाकारी ना करूं, उनको ना पढ़ाऊं, उनको मॉडर्न तालीम ना दूं, या जिस बंदे ने, वो हमारा ही साथी दोस्त था, क्लास फेलो था प्राइमरी में, सेकेंडरी में, और उसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, आज उनकी फैमिली कितनी पीछे रह गई। आप इन्वेस्ट करते हैं ना अपने बच्चों के ऊपर, उनको अच्छी तालीम दिलवाते हैं, उनको अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करते हैं, उनको नई से नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, फिर वो जाके compete करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक छोटा जिससे एलीट ग्रुप बन गया है, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो हमारी आर्म फोर्सेस के लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो एक 3% 4% लोगों का एक कहते हैं कि भाई एलीट का एक क्लब बन गया है, जो हमारी सारी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। नतीजतन जो भी फैसले होते हैं वो उनके मफाद में होते हैं। मसलन मैं आपके सामने छोटी सी मिसाल रखता हूँ, ज़री मुल्क है, सारी गंदम आप मंगवा रहे हैं, और जो कॉलोनियाँ आप बनाते जा रहे हैं, हर छोटे से छोटे शहर के बाहर 10-10 20-20 किलोमीटर दूर तक जनाब बागात हैं तो वो कट गए हैं, फसलें हैं तो वो ख़त्म हो गई हैं। नतीजा क्या है उसका कि वो ये किसी भी कॉलोनी में आप जाएं, आप अगर बनाते हैं 20 साल 25 साल लग जाते हैं, मतलब ऐसे प्लाट पड़े रहते हैं 30-30 साल। यानी जो चीज़ आपने 30 साल बाद इस्तेमाल करनी है, आप उसको ज़राअत से पहले निकाल देते हैं। अच्छा मिरान साहब, देखें ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं, इसका सलूशन क्या है? अब आप देखें, हमारे मुल्क में नैब है, एंटी करप्शन का महकमा है। अब मेरे ख्याल में इनकी ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें आप 19 में है, 20 में है, हमारी एक सैलरी है फिक्स है भी, इतना हम लेते हैं मंथली, अगर उससे इजाफी हमारे कोई एसेट्स बनते हैं तो हमने करप्शन की है। यानी इदारे बनाने की ज़रूरत नहीं है, उससे असेसमेंट करके आप वो रिकवर कर सकते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा बुहरान है ना, ये ज़्यादा इससे भी बड़ा है। जो हमारे यहाँ करप्शन की बात हो रही है, एहतसाब की बात हो रही है, मसलन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि एक ख़ानदान है, मेरा ख़ानदान है, आपका ख़ानदान है, एक का ख़ानदान है, बी का, उसके 5 अफराद हैं, 6 हैं। अगर घर में शाम को रोज़ाना लड़ाई होती है तो आप बताएं, कोई उस ख़ानदान में कोई मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसले की कोई उम्मीद है? अब मेरी उम्र 65 साल के करीब होने वाली है। मैं पूरी ज़िंदगी में इस्लामाबाद में पावर की लड़ाई ही हमने देखी है। हम सब लोग, कौमें बनती हैं कौमी इत्तेफाक राय से और एक लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाने से। यानी हम ख़ानदान जो है, ख़ानदान से ही हम लें, अगर हमारी मियाँ बीवी की रोज़ाना लड़ाई है तो उससे बच्चे भी मुतासर होते हैं, सारा ख़ानदान। अगर हमारे दरमियान सुलह है, हम एक दूसरे के साथ बैठ के कोई फ़ैसला करते हैं, चाहे हमारी इनकम कम भी हो, हम 1000 रुपया बचा के भी एक ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम में साल बाद 2 साल बाद कुछ इजाफा हो। पाकिस्तान में ये है कि हमारी इस्लामाबाद में मुसलसल पावर स्ट्रगल चल रही होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमने कोई लॉन्ग टर्म, ना हमारे पास कोई इक्तिसादी एजेंडा है, ना हमारे पास कोई तालीमी एजेंडा है, ना हमारे पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इत्तेफाक राय है। अब इस इत्तेफाक राय के बगैर ना ख़ानदान तरक्की कर सकता है, ना समाज तरक्की कर सकता है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने कौमी इत्तेफाक राय को तोड़ा है। आपको याद होगा कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें बड़ी जो आपके उस वक्त की 2 बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और नून लीग, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, उनके दरमियान भी पहले यही लड़ाई चलती रहती थी। उन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़ाई हमारे मफाद में पार्टियों के भी नहीं है, मुल्क के भी मफाद में। तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे और एक मुआहदा हुआ, और उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 से 13 तक रही, तो पहली सिविल गवर्नमेंट थी जिसने दूसरी सिविल गवर्नमेंट को पावर मुंतकिल की। ठीक है, नॉर्मल वे में सारी। अच्छा, इन दोनों हुकूमतों ने, अगर आप याद करें, जब
टेररिज्म हो रही थी, मुशर्रफ साहब का जब दौर था, आपको याद होगा कि मुल्क में कितनी बम धमाके, कितनी कत्लो गारत थी, ज़रा विजुलाइज करें। इन दो हुकूमतों ने, जिनको बहुत नाकाम हुकूमतें भी फैलाया जाती, उन हुकूमतों ने, पहली हुकूमत ने सवात में और उसके इर्द गिर्द जो तालिबान थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको धकेला नहीं पीछे, और दूसरी हुकूमत ने आके उसको पाकिस्तान की सरहदों से बिल्कुल कंप्लीटली बाहर किया। जब मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ख़त्म हुई उस वक्त टेररिज्म बिल्कुल अगर ज़ीरो नहीं था तो बहुत महदूद हो गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो APS जो स्कूल के ऊपर हमला था, उसके वक्त जो हमने एक पॉलिसी बनाई सारी पार्टियों ने बैठ के, लेकिन फिर पावर स्ट्रगल जो हुई, लड़ाई हुई, हुकूमत को हटाया गया, नई इलेक्शन हुए 18 में और हुकूमत आई, और हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन के खिलाफ को दीवार से लगाया और जो कौमी इत्तेफाक राय पार्टियों उसको तोड़ा। आज देखते हैं आप 3.5 साल बाद हम फिर किस तरह टेररिज्म में जाके खड़े हो गए। अच्छा, ये देखेंगे जो इक्तिसादी जो ग्रोथ थी, कुछ मुशर्रफ साहब के ज़माने के बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ उसे बेहतर किया, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उसको मज़ीद बेहतर किया, तो मुल्क इक्तिसादी तौर पे भी थोड़ा आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस तसादुम का नतीजा क्या हुआ? आज हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इक्तिसादी तौर पे भी हम पीछे हो गए हैं, महंगाई भी बहुत फैल गई है, बेरोज़गारी भी अरूज के ऊपर है। नहीं, मेरा यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि यानी ये दो टेन्योर जो है पीपल्स पार्टी का आया, उसके बाद नून लीग का आया, एक हालात बेहतर हो गए थे, डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, हालात बेहतर हो गए थे। क्या ये फॉरेन एजेंसीज हैं जो डिस्टर्ब करती हैं ये सारे उसको? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये हमारा इंटरनल एक मसला है। हमारा इंटरनल है, एक पावर स्ट्रगल है बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस एंड एस्टेब्लिशमेंट। उनके दरमियान अब हमारी जो मुतालबा होना चाहिए इस वक्त, ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, बाकी इत्तेफाक राय करें ना दोस्त ना करें, कि अब हमें कौमी इत्तेफाक राय इस तरह बनाना है कि जब हम बैठें, पार्टियां भी बैठें और इस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठे, हाँ ये मस्ट है, और मिल के हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक 10 साल के लिए 15 साल के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाएं, 10 साल के लिए 15 साल के लिए अपनी तालीम की और साइंस की पॉलिसी बनाएं, एक इक्तिसादी हम एजेंडा 10-15 साल का बनाएं, एक इंटरनल सिक्योरिटी का जो है एजेंडा हमने बनाना है। और उसमें जो मेरी ज़ाती राय है कि एक क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आके खड़ा हो गया है कि ये जो शिद्दत पसंद कुव्वतें हैं, क्या आपने इनके सामने खड़ा होना है, इनको दीवार के साथ लगाना है, लड़ना है, या इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? हाँ, ये बुनियादी क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। यानी देखें ना मेरा साहब, यही जो भी एक गवर्नमेंट आती है अपने आप को सेव करने के लिए दहशतगर्दों का सहारा लेती है। ये जो एक एक्टिविस्ट है ना, उनका सहारा लेती है। ये इतना स्ट्रांग क्यों है ये एक्टिविस्ट? नहीं, वही प्रॉब्लम ये है कि हमारे दरमियान कौमी इत्तेफाक राय नहीं है। जब इत्तेफाक राय नहीं है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ जो भी आखिरी हद तक चली जाती, इस्टेब्लिशमेंट सियासी लोगों के खिलाफ आखिरी हद तक चले जाती। आपके सामने है, जब धरने हुए इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के खिलाफ या रिसेंटली मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, आपके सामने है कि जो जिस तरह लबैक पार्टी के जो एक्टिविस्ट थे उनको इजाज़त दी गई कि वो जो भी करें, उनके बाद रियासत ने बिल्कुल यानी 10 पुलिस वाले मारे गए और उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तो ये एक एक्सट्रीम है। अच्छा, ये जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसने किस कदर लोगों को मारा है, आपने देखा है, हमारे लोगों को शहीद किया है। तो क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक राय है कि उनके खिलाफ लड़ना है? नहीं है। कोई कहता है डायलॉग करना है, कोई कहता है लड़ना है, कोई कहता है कि जनाब वो अपने बच्चे हैं। भाई ये एक जो भी पॉलिसी बनानी है कौमी पॉलिसी बनानी। अब आप देखें ना, अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के हवाले से आप देखिए कि हमारे यहाँ बताया गया हमें कि भाई तालिबान 2 किस्म के हैं, कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे तालिबान। अब बाद में जब वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने आके बताया कि जनाब नहीं, तालिबान तो एक हैं। तो उनसे सवाल किया गया कि जनाब,
तो पिछले 15 साल से तो हम ये कह रहे हैं कि तालिबान 2 किस्म के हैं या जिहादी 2 किस्म के हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ। तो ये चीज़ हमारी कन्फ्यूजन की अलामत है, कौमी इत्तेफाक के राय ना होने की अलामत है। अगर पाकिस्तान, आप ये देखिए, मैं आपके सामने पिछले 40 साल में जो चाइना ने तरक्की की है, आप देखें कि चाइना 1980 में चाइना का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम था। पाकिस्तान का पर कैपिटा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम था। वियतनाम और ये सिंगापुर और ये तो कुछ चीन का तो कहीं किसी खाते में आते ही नहीं थे। आज 40-42 साल बाद चाइना अमेरिका के बराबर की इक्तिसादी कुव्वत है। भारत कितनी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है। वियतनाम जैसा तबाह हाल मुल्क कितनी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बन गया है। सिंगापुर जैसा मुल्क, वो उसका जो पर कैपिटा इनकम है $1 लाख से ज्यादा है। अच्छा, और वो एक मछेरों की पसमानदा, अच्छा, एक छोटी सी वो थी, बस्ती थी। अच्छा, मेरा साहब, हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा शरीके गुफ्तगू होंगे। ओह सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस, वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार, ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे, दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ, तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का आगाज़ हम नए सिरे से फिर करते हैं। ये पूरी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एस्टेब्लिशमेंट हैं जो है, ये बैठकर आपस में कोई लॉन्ग टर्म ऐसा एजेंडा दें जिससे आपस का जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो और दूसरा मुल्क जो है एक नए सिरे से इक़्तिसादी तरक्की पे गामज़न हो सके। अब मेरा ख्याल ये है प्रोफेसर साहब के पाकिस्तान को अब एक पीस का, अमन का एजेंडा बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान पिछले 40 साल जंग में फंसा रहा। हम वार जोन में थे, बड़ी कुव्वतें यहाँ इन्वॉल्व थीं, हम एक छोटे मुल्क के तौर पे उनको यहाँ से पीछे धकेल नहीं सकते थे। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी है, चूँकि अब अमेरिका यहाँ से चला गया, तो हमें एक ऐसा अमन का एक एजेंडा बनाना चाहिए मुल्क का, जिसमें मुल्क की हम सारे जो अनासर हैं या स्टेक होल्डर जिसको हम कहते हैं एक साथ बैठे, वो पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट भी है, कि अब आगे कैसे चलना है। क्योंकि जंग तो एक लिहाज से उसकी नई शक्ल बन गई और हमें अब जितनी इमदाद पहले मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो हमें एक अमन का एजेंडा बनाना है जिसमें तरक्याती काम, तालीम के बारे में, सेहत के बारे में, फॉरेन पॉलिसी उसमें आ जाएगी, अपना इक्तिसादी एजेंडा आ जाएगा। तो ये हमें बनाने की ज़रूरत है। तो कौमी इत्तेफाक राय और मिल बैठ के एक लायामत बनाने की ज़रूरत है। तो मेरा साहब, चलो ये हमने कंप्लीट कर दिया। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम इन फ्यूचर कोई तरक्की की राह पर गामज़न हो ही नहीं सकते। तो इसके अलावा चंद एक इशूज़ हैं, जैसे ये CPEC का इशू है कि ये देखें गवादर बलूचिस्तान में आता है। बलूचिस्तान के जो बासी हैं, वो मकामी लोग हैं, वो मुतमैन नहीं है इससे कि उन्हें बेनिफिट नहीं दिए गए। ये CPEC का जो देखें, पाकिस्तान की इस लिहाज से ये एक लिहाज से एक खुशकिस्मती है कि एक ग्लोबल बड़ी पावर जो है चाइना, बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है, फौजी कुव्वत भी है, हमारा पड़ोसी भी है, हमारे उसके साथ पुराने अच्छे ताल्लुकात भी हैं। वो पाकिस्तान में वसी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। ये किसी मुल्क के लिए एक अच्छी खबर होती है। अब होना ये चाहिए, CPEC में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ भी चुकी है, क्योंकि CPEC की इन्वेस्टमेंट आने से पहले आप
जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी लोड शेडिंग होती थी। तो ये जो पावर स्टेशन लगे हैं ये सी पैक के हवाले से लगे हैं। नतीजतन आज हमारे पास लोड शेडिंग नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी शाहराहें बनी हैं। हमारी मोटरवे जो है अब सक्खर तक पहुंच गई है, आगे की तरफ भी काम जारी है। अच्छा, कराची से गवादर जो हाईवे, उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान और चाइना के साथ चल रहे हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए ये अच्छी खबर होती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में आए। अब जहाँ तक आपने फरमाया कि भाई पाकिस्तान में जो पर्टिकुलरली जो इसका एंड है हमारा सी पैक, हमारे वाली जो लेग है उसका है गवादर है। गवादर बलूचिस्तान का एक अहम टाउन है और बड़ी बंदरगाह बनने का इम्कान है। लेकिन बलूचिस्तान से जो आवाज़ आती है हमें वो इतनी तारीफ वाली नहीं है सी पैक के हवाले से। एक तो आसान तरीका ये है कि हम कह देंगे जनाब वो चूँकि फ़ारन जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो फंडिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से। लेकिन अगर ऑनेस्टली बलूचिस्तान का जो इशू है वो बहुत पुराना है। पहली दफ़ा फ़ौज कशी बलूचिस्तान में 1948 में हुई, फिर अयूब खां के ज़माने में हुई, फिर भुट्टो साहब के ज़माने में हुई, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई, अब भी ये सूरत हाल चल रही है। सो इसको हम, इस इशू को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये कल ही हुआ है और सी पैक की वजह से हुआ है। इशू पुराना है और उनका इशू है राइट्स के हवाले से। बलूचिस्तान पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से 40% से ज़्यादा हिस्सा है, सबसे बड़ा सूबा है रकबे, जबकि उसकी आबादी आज भी लगभग 1 करोड़ प्लस है और कुदरती वसाइल के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिच एरिया है बलूचिस्तान का। अब आप देखिए ना 1952-53 में सुई से गैस निकली। अब आप देखिए कितने साल हो गए, 70 ईयर्स के करीब हो गए। इतनी एनर्जी का, यही वहाँ जो एनर्जी थी, सोर्स ऑफ एनर्जी थी, बहुत हाई थी। हम लोगों ने जो भी फवायद हुए, पाकिस्तान को बेनिफिट हुए, उनका कुछ बड़ा हिस्सा हमें चाहिए था कि हम बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर खर्च करते। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान तबका है वो अवाम के बारे में ज़्यादा सोचने में कायल ही नहीं है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक रिजेंटमेंट आ रही है। दूसरा, अब सी पैक भी है तो सी पैक का सबसे अहम पोर्शन गवादर है और अब गवादर में पीने का पानी नहीं है, गवादर में बिजली नहीं है, थोड़ी सी बिजली आती है ईरान से। तो भाई जब आपने बाकी मुल्क के हिस्से में पावर स्टेशन लगाए तो एक पावर स्टेशन वहाँ भी लगा लेते, वो हमने नहीं लगाया। अब आप साइंस से हैं, मैं भी साइंस से हूँ, आप समंदर के पानी को साफ करना कितना बड़ा इशू, कोई इशू है आज? कोई इशू नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू कोई बड़ी सरमायाकारी भी नहीं है, बड़ी सरमायाकारी नहीं है। सोलर आप यूनिट लगाएं और समंदर के पानी को वाश करके, कोई बड़ा शहर भी नहीं है, वो छोटा शहर है। आप उनके मफादात को, गवादर की थोड़ी सी आबादी के मफादात को आप टैकल कर सकते थे, मगर चूंकि हमने अपनी, हमारी ये नलायकी है हमारी पिछली हुकूमत की भी, इसकी भी, कि इन्होंने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, गवादर को। ये उनके मसले हल करके अगर हम चलते, यानी वहाँ पानी का प्रॉब्लम ना होता, वहाँ अगर बिजली का प्रॉब्लम नहीं हो, यार इतनी छोटी आबादी को आप एक सोलर यूनिट तो लगा सकते हैं, वहाँ तो साल के 12 महीने सूरज होता है कभी। अच्छा, फिर विंड भी है वहाँ, तो आप जा सकते थे। हम उस तरफ नहीं गए अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत ज़रूरी था, अगर ये हम करके चलते तो एक गुड मैसेज बनता। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो उस तरह नहीं है। मसलन मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने 162 से 170 अरब रुपया खर्च किया जो वहाँ ट्रेन का सिस्टम डेवलप किया, ये लाहौर में। अगर यही 170 अरब 160 अरब हम गवादर में पावर स्टेशन लगाते, सोलर पे लगाते, पानी को साफ़ करने में लगाते, वहाँ जो छोटी सी उनकी बस्ती है, आबादी है,
उनका सड़कें ठीक कर, तो आज वहाँ से जो आवाज़ आती वो हक में आती। हमें यहाँ येलो ट्रेन की या मेट्रो, अब हमारे यहाँ मेट्रो चल रही है, इसके ऊपर 23-24 अरब रुपया लगा है। आप देख रहे हैं ये मेट्रो के ऊपर कितना ये हमें फ़ायदा दे रही है। यही 30-24 अरब रुपए हमने गवादर में लगाए होते तो आज हमारे पास ये बात होती कि यार देखें, हमने आपका पानी का मसला हल कर दिया, हमने आपका बिजली का मसला हल कर दिया, हमने आपके सारे शहर में जनाब सड़कें बना दी। आपकी अगर कश्तियाँ, मछेरे वहाँ ज़्यादा रहते हैं, अगर कश्तियाँ आपके पास ख़राब थी तो हमने आपको लोन दे दिया सॉफ्ट, आपने अच्छी कश्तियाँ ले ली तो आप अच्छी फ़िशिंग कर रहे हैं। आप वहाँ फ़िश को प्रोसेस करने का हम छोटा सा यूनिट लगा लेते तो आज हमारे पास एक बहुत पॉजिटिव बात होती। हमने ऐसा नहीं किया। ये मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ने इसमें नाअहली दिखाई, और इस गवर्नमेंट ने भी, अब 4 साल तो हो गए हैं, इसने भी कोई एक स्टेप भी नहीं लिया, बल्कि सी पैक पिछले 3.5 साल में उसके ऊपर प्रोग्रेस स्लो हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट आई, उसके कुछ लोगों ने सी पैक के हवाले से बातें इधर उधर की तो वो थोड़ा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान थोड़ा मसला डेवलप हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ और आपके सामने रखता हूँ, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो महंगे और लग्जरी फैलाने वाले लोन ना लें, यानी मेट्रो लेने के लिए या येलो लाइन ट्रेन लाइन लेने के लिए। उससे ज़्यादा बेहतर हो कि ये अपने 100 स्कूल ठीक करवा लें। चाइना के अंदर जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्हें कहें हमारे 40 स्कूल, 100 स्कूल ऐसे बना दें जिनसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो, अगर हम कॉलेज में जाएं तो वो ब्रिलियंट हम बच्चे सेलेक्ट करें। आप अपने 20 कॉलेज अच्छे करवा लें उनसे। अच्छा, आप अपनी 4 यूनिवर्सिटियां मॉडर्नाइज करा लें। अच्छा मिरान साहब, आप ये देखें कि मिडिल स्कूलों के अंदर या हाई स्कूलों के अंदर PhD स्कॉलर जो है पढ़ा रहे हैं, यानी उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। अब ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कि बाहर से जो आता है पढ़ के, क्वालिफाइड आदमी होता है, PhD है, तो उसे लैब्स वगैरह वो प्रोवाइड करें ताकि वो रिसर्च करे। उसे क्या करते हैं, या डायरेक्टर बना देते हैं या बना देते हैं प्रिंसिपल। नहीं, ये हमारे पास यानी वही जो बात वही है ना, हम अर्ज कर रहे थे कि एक हमें नेशनल डेवलपमेंट की या फ्यूचर की जो पॉलिसी का मसला है, वरना हम जो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं फर्स्ट को, वो भी वेस्ट हो जाता है। मसलन ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, इन्होंने भी किया, कि बड़े जो कॉलेज थे उनके सब के सामने यूनिवर्सिटी होने का बोर्ड लगा दिया। भाई, कॉलेज के सामने यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगाने से वो यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी में बहुत सरमायाकारी करनी पड़ती है। आप बहुत कॉलेज ना खोलें। दुनिया में आपको अच्छी तरह आप जानते हैं, दुनिया में स्कूल एजुकेशन तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यानी इंटर तक, जिससे वहाँ वो A लेवल कहते हैं। उसके बाद एजुकेशन जो है वो काफ़ी महंगी भी होती है, और उसके ऊपर सरमायाकारी अगर होती है तो गवर्नमेंट की, तो वो बहुत सस्ती नहीं होती, लेकिन क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब हमारे यहाँ यह है, क्वालिटी के बारे में कोई काशिश नहीं है। ऐसे नाम बदलते जा रहे हैं, कॉलेजों को यूनिवर्सिटियाँ बनाते जा रहे हैं, वहाँ ना कोई लेबॉर्ट्री है, ना कोई अच्छी लाइब्रेरी है, ना ट्रेन स्टाफ है, और आप करते जा रहे हैं। आपके जो स्कूल है, आप गवर्नमेंट का कोई स्कूल मुल्तान शहर के अंदर आप चले जाएं, वहाँ साफ़ पानी बच्चों को मुयसर नहीं होगा, बच्चों के बैठने का फर्नीचर नहीं होगा। अगर बिजली चली जाए तो वहाँ उनके पास UPS नहीं होगा कि पंखे चलते रहे। कॉलेजेस में भी नहीं था। हम लोगों ने कॉलेज में हम पढ़ाते रहे, बिजली चली जाए तो क्लास ख़त्म हो जाती है, आप बाहर बैठे होते हैं। तो हम सलीके से नहीं चला रहे। मसला हम एक घर अपना फ़र्ज करें, मेरा घर है, मेरी जो इनकम है मुझे उसके हिसाब से एक बजट बना के सलीके से चलाऊंगा तो चलेगा ना। अगर मुझे 10,000 मेरी इनकम है और मैं 5,000 6,000 रुपया जो है वो शो शाह पे उड़ा देता हूँ। अच्छा मिरान साहब, हमने पूरी गुफ्तगू की है, मुझे ये अजीब सा फील हो रहा है कि ये सारा मैसेज हमने किन्हें दिया है? कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो रिफॉर्म करेंगी या चेंजेस लाएंगी? क्या उसमें पॉलिटिकल सेटअप है या इस्टेब्लिशमेंट है?
हमने तो डिस्कशन कर ली आधे पौने घंटे की, तो इसका क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, हम ये चीज़ रख रहे हैं उन लोगों के सामने जो इस मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं। नहीं, उसका यानी थोड़ा सा स्पेसिफाई करें वो लोग। मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। आपकी पॉलिसी साजी के इदारे कौन से हैं? एक तो आपकी पार्लियामेंट है, ऊपर पार्लियामेंट है, नीचे प्रोविंशियल असेंबली, ये है आपका सिविलियन कंपोनेंट है। दूसरा स्टेक होल्डर पॉलिसी में आपकी होती है ब्यूरोक्रेसी, आपके जो ऑफिसर्स हैं, सिविल ऑफिसर्स हैं, जो उसमें शरीक भी होते हैं बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में भी उनका लीडिंग रोल है। तीसरा कंपोनेंट हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि वो भी जो बड़ी पॉलिसीज़ में वो बड़े स्टेक होल्डर बन गए हैं, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट आए हैं तो वो अब वो भी पॉलिसीज़ को बहुत मुतासर करते हैं। तो इन तीनों को एक साथ बैठ के दुनिया जो तरक्की करते हुए ममालिक हैं उनकी पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए एक लंबे अरसे की पॉलिसी बनाए, ताकि पाकिस्तान आज नहीं तो कम से कम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद तो एक ऐसे रास्ते पे चलता हुआ नज़र हमें आए कि जिसमें आपको उम्मीद पैदा हो कि ये एक तरक्की याफ्ता जदीद मुल्क बनेगा। क्योंकि एक बात जहन में रखें, इल्म में और तरक्की में कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा मिलन साहब, यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात टोकता हूँ आपकी। देखें, हमने पूरी एक लाइफ गुजारी है। वो लोग जिन्होंने इदारों के लिए काम किया है या जिन्हें हम सही माने में एजुकेशनिस्ट समझते हैं, जब वो रिटायर हुए हैं, एक्चुअली उन्हें बुलाकर, जो कामयाब लोग थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये चीज़ों को समझते थे या ऑनेस्ट थे, आज तक किसी को कॉल नहीं किया गवर्नमेंट ने या एस्टेब्लिशमेंट ने कि यार आकर हमें मशवरे दो ताकि हम कोई तरीका वज़ा करें जिससे ये इदारे जो है दोबारा चल पड़े। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो आदमी आप देखेंगे कि सीनियर है, उसमें एबिलिटी हो या ना हो, उसे हेड बना दिया जाता है। हालांकि ये देखना चाहिए जिसमें थोड़ा सा डायनामिक हो, एबिलिटी हो, इंटरेस्टेड हो, फेयर हो, उसका पूरा एक कैरियर पड़ा हुआ होता है आपके सामने, उसे फ्रंट पे लाएं ताकि इदारे जो है फिर उसी स्टेटस पे आ जाए। तो ये यानी एक आवाज़ उठानी चाहिए। जो आप फरमा रहे हैं कि राइट आदमी को राइट जॉब मिलनी चाहिए, ये भी देखें इंस्टीट्यूशनल काम है। हाँ, जो आपके सिविल के इदारे हैं, जो आपके पार्लियामेंट है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के इदारे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, वो एक फोरम तश्कील दें जहां सारे मिल के और फिर इंटेलेक्चुअल इनपुट ली जाए जो आपके माहिरीन हैं। तब आप एक ऐसी पॉलिसी बनाने में कामयाब होंगे जो आगे चल भी सकेगी और जिससे आपका मुल्क इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह देखें, एक सेक्टर एजुकेशन जो है बनाया जाता है, जिसकी बेसिक एजुकेशन जो है वो बीए होती है, सीएसएस करके वो प्रमोट होकर बनाना पड़ता है। अब उसे एजुकेशन के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं है। इसी तरह इरिगेशन में चले जाएं, इरिगेशन का उसे कोई कंसेप्ट नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, वो पॉलिटिकल साइंस का होगा, उसे जनाब वहाँ पर लगा देंगे। इसी हेल्थ में देखें, इकोनॉमिक्स का आदमी है या कोई है, उसे जनाब आप सेक्रेटरी बना देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं वो प्रोग्रामिंग कैसे करेगा? नहीं, यही जिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो वही है जो बरतानिया में के ज़माने में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट की जाती थी। वो उनके मकासद तो ये नहीं थे कि इंडिया को तरक्की देनी है, आपको वो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। आपका एक सेक्रेटरी आज एजुकेशन में है, कल हेल्थ में है, परसों इरिगेशन में है, परसों वो जनाब पुलिस का हेड है, इंटीरियर, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वो आपको इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, आपकी जो एजुकेशनिस्ट हैं कैसे होने चाहिए, आपके माहिरीन आपके कैसे कैसे आपको माहिरीन चाहिए। तो ये सारी रिफॉर्म इसी का नाम है। आप अपनी जो रियासत चला रहे हैं, ये रियासत दरअसल बरतानिया ने जो राज करने के लिए इंडिया के ऊपर जो निज़ाम बनाया था रियासती, हम उसी को किसी न किसी तरह चलाने में लगे हुए हैं। वो आपको ऐसी कौम नहीं दे सकता जो तरक्की करती हुई कौम हो। आपको ये रिफॉर्म, इंडिया ने भी रिफॉर्म किया, बांग्लादेश ने भी रिफॉर्म किया, तो आज उनकी ब्यूरोक्रेसी उतनी हर्डल नहीं है। वहाँ भी हर्डल्स हैं, इंडिया में भी दुनिया कह रही है उन्हें कि भाई इसको। सो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रियासती ढांचे में
बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नाजरीन, हम रोशनी टीवी की तरफ से आज हमारे जो मेहमान थे प्रोफेसर अकरम ईरानी साहब थे, हमने खासी गुफ्तगू की है। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरी डिस्कशन को 2-4 लफ्ज़ों में सम अप करके इसे ख़त्म करें और नई नशस्त में हम फिर नए इशू के साथ हम हाजिर होंगे। मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो आज की डिस्कशन थी इसके 2 अहम पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमें एक कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें कौमी इत्तेफाक राय बना के एक कौमी तरक्की का मुस्तकबिल के हवाले से एक रिफॉर्म्स का एक एजेंडा बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम आज अगर बनाएंगे तो 8 से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम भी उसी तरह एक तरक्की करता हुआ मुल्क होंगे जैसे सिंगापुर है, जैसे वियतनाम है, जैसे चाइना है। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाज़रीन, हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिग ग्रीन सुपर लाया, सुपर सॉफ्ट बेक्स।